नमस्कार। पिछले वक्त में हमने देखा कि निर्णयन के बारे में हमने विस्तृत जानकारी हमने दी। उसमें हमने निर्णयन में हमने ये सीखा कि निर्णय की संकल्पना क्या है। उसकी परिभाषाओं को हमने देखा, अलग अलग अथॉरिटी। बाद में उसमें निर्णय की हमने विशेषताएं देखी, निर्णय की हमने महत्व को देखा। उसके बाद में निर्णय की हमने प्रक्रिया को देखा। उसके बाद में हमने निर्णयन के हमने प्रकार को देखा। और इस प्रकार से निर्णयन के बारे में हमने विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त की। आज हम देखेंगे कि अधिकार अंतरण यानी क्या। अधिकार अंतरण को प्रत्यायोजन भी कहते हैं, प्रत्यायोजन अथवा प्रदान किया हुआ भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम हमारी अथॉरिटी को, हमारे अधिकारों को हम दूसरों को कुछ प्रमाण में देते हैं, क्योंकि आज के जमाने में एक व्यक्ति फुलफिल नहीं होता। एक व्यक्ति पूरे 24 घंटे के अंतर्गत में भी वो कार्यों को समाप्त नहीं कर पाता। यह सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना है कि अधिकार अंतरण यानी क्या। अधिकार अंतरण का आशय यह है कि अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति को सौंपना अथवा उसको अर्पित करना या उसको प्रदान करना या देना। यानी जो भी कोई मेरी अथॉरिटी है, जो भी कोई मेरे अधिकार हैं, वो अधिकार को दूसरों को सौंपना। लेकिन वो पूरे के पूरे अधिकार को नहीं देगा, कुछ समय तक अपने अधिकार दूसरों को देगा और वो व्यक्ति उस अधिकार के अंतर्गत में कार्यों को पूरा करेगा। चाहे वो व्यवसाय का कार्य हो, चाहे संस्था का कार्य हो, चाहे बाजार का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, विभागीय कार्य हो, डिपार्टमेंटल कार्य हो, जो भी कोई कार्य होगा उसके ऊपर में जो भी कुछ कार्य सौंपा जाएगा वो कार्य को वो पूरा करेगा। हम ये देखेंगे, अलग अलग ऑथर्स ने उसकी परिभाषाएं क्या की हुई है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इफ ई.एल. ब्रैज का मत क्या है अधिकार अंतरण के अंतर्गत में। अधिकार अंतरण के अंतर्गत में उनका मत क्या है, हम वो देखेंगे। तो क्या बोलते हैं वो कि अधिकार अंतरण का आशय प्रबंधक प्रक्रिया के 4 तत्व निष्पादन हेतु अधिकार देने से। जो भी कुछ 4 तत्व जो है, अधिकार के जो 4 तत्व है, उस 4 तत्व के अधिकार के अंतर्गत में ही अपने अधिकार को देना, वही अधिकार अंतरण है। ऐसे प्रोफेसर E.F.L. ब्रिज बोलते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रोफेसर कून्स एंड कून्स ओडोनेल क्या बोलते हैं वो देखेंगे। तो जिस प्रकार अधिकार प्रबंधन के कार्य को कुंजी है, उसी प्रकार अधिकारों के अंतर्गत की तरह संगठन के कार्यों का जो भी कोई कुशलता पूर्वक किया जाता है तथा इसमें कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादित किया जाता है, वो ही अधिकार अंतरण है। बाद में प्रोफेसर M.G. मुरे ये बोलते हैं कि अधिकार अंतरण से तात्पर्य है उन लोगों को काम सौंपने तथा कार्य को निष्पादन हेतु अधिकार देने से है। प्रोफेसर थियो हेमंत की बहुत अच्छी परिभाषा दी उन्होंने ये बोला कि अधिकारों के अंतरण का आशय अधीनस्थों को निश्चित सीमा के अंतर्गत में कार्य करने के लिए केवल अधिकार देना है। उनका यह परिभाषा बहुत प्रचलित थी प्रोफेसर थियो हेमंत की। वो बोलते हैं कि वो उसी सीमा के अंतर्गत में कार्य करेंगे जितना उसका अधिकार है। और ये चीज जो है, ये चीज उस संस्था के लिए, उस व्यापार के लिए, उस व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस वक्त में अगर उसको कोई भी अधिकार भी अगर हो गए तो भी वो अपने अधिकार का अपने अंतर्गत ही उसको कार्य करेगा। यानी हम ये बोलेंगे कि दायरे के अंदर में रह के वो कार्य करेगा, यही अधिकार अंतरण है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात उस संस्था के लिए है, उस व्यवसाय के लिए है। प्रोफेसर टेरी ये बोलते हैं कि अधिकार अंतरण अर्थात एक अधिकारी अथवा संगठन को किसी इकाई से दूसरी इकाई या अधिकारी या अधिकारियों को सौंपना है। यानी कि जो भी कोई अधिकार रहेंगे, अपने अधिकार दूसरों को सौंपना है, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो अधिकारियों के अधिकारों में हो। इसके मूल तत्व क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काम को सौंपना। सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि कार्य को सौंपना। तो कार्य को कौन सा सौंपेंगे, तो कौन सा निश्चित कार्य अधीनस्थों को सौंपना है, इसका निर्धारण करना चाहिए।
दूसरा, निर्धारित कार्यों को पूरा करने हेतु अधीनस्थ को योग्यता होनी चाहिए। इसका शोध लेना चाहिए कि जो हम उसको कार्य दे रहे हैं वो कार्य वो सही मायने से करेगा या नहीं करेगा। कार्य सौंपने हेतु योग्य अधीनस्थ का चुनाव करना, यह भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमने विदाउट चुनाव करके ही हमने उसको अगर कार्य दे दिया और वो उसको कार्य नहीं जमा, तो हमारा समय और उसका समय, दोनों का भी समय क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और काम पूरा नहीं होगा और कार्य जैसे कि वैसे ही रहेगा। निश्चित कार्य को पूरा करने की क्रिया वो हो सकती है, उस कार्य को क्या परिणाम हो सकते हैं या कार्य संबंधी जो भी कोई जानकारी रहेगी वो देनी चाहिए और उस कार्य के प्रति अधिकारी की क्या अपेक्षाएं हैं इसे अपने अधीनस्थ को बताना चाहिए। उसके बाद में आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन करना चाहिए। ये सारे के सारे क्या है, अधिकार अंतरण के मूल तत्व है या अंतरण की ये क्या है, प्रक्रिया है। दूसरा, अधिकार प्रदान करना। पहला कौन सा रहेगा, कार्य किस प्रकार से तुम सौंपना है, उसके बाद में उसको अधिकार प्रदान करना। तीसरा, उत्तरदायित्व अथवा जवाबदेता को निर्धारित करना, यानी उत्तरदायित्व जिम्मेदारी को पूर्ण करने के बंधन से जब कार्यों को स्वीकार करके अधीनस्थ अपने अधिकारियों को यह वचन देता है कि वह अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए सर्वोत्तम प्रकार से कार्य करेगा और निश्चित रूप से ही वो करेगा। फिर हम देखेंगे कि इसके लाभ क्या क्या है, अधिकार अंतरण के लाभ क्या क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्य क्षमता में वृद्धि होती है डेफिनेटली। यानी अगर हमने एक आदि व्यक्ति को अपने अधिकार के अंतर्गत में कार्य करने के लिए अगर हमने उसको सौंपा, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के अंदर में कार्य क्षमता की वृद्धि होगी, नीति निर्माण में सहायक होगा। यानी जो भी कोई हमारी नीति रहेगी, यानी कि सामान्य कार्य अंतर्गत जो भी कोई दिया जाता है या सर्वोच्च प्रशासन में जो भी कोई कार्यभार कम हो जाता है तथा बचे हुए समय का उपयोग नीति निर्माण हम कर सकते हैं। समन्वय का साधन है, हम उसी माध्यम से अधिकार हमको किसको देना है या हम हमारे अधिकार को किसको सौंपना चाहते हैं, इस माध्यम से हमारा कोऑर्डिनेशन जो है, समन्वय है, बहुत बड़े पैमाने के में समय का साधन हमें बहुत बड़े पैमाने में दिखेगा और वो हमारा सबसे अधिक लाभ रहेगा। व्यवसाय विस्तार में सहायक होगा। एक व्यक्ति हर जगह पे जाके व्यवसाय नहीं कर सकता है। फिर अगर हमको व्यवसाय का अगर हमारा विस्तार अगर करना है, अलग अलग जगह पे हमको अगर व्यवसाय करना है, तो निश्चित रूप से ये अधिकार अंतरण का महत्व या लाभ बड़े पैमाने में होगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं समाधान। अधिकार अंतरण के अधीनस्थ में अधिकार प्रदान करने के कारण वह प्रत्येक जिम्मेदारी के लिए स्वयं उत्तरदायी माना जाएगा, है ना, जिसके द्वारा लिए गए निर्णय एवं कार्यों का क्या होगा, सम्मान दिया जाता है, जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा बढ़कर उन्हें दिए हुए कार्यों का समाधान भी प्राप्त होगा। अधीनस्थों का मानसिक और नैतिक विकास होगा डेफिनेटली। अधिकार अंतरण में जिन लोगों को कार्यभार सौंपा जाता है उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार कुशलता पूर्वक प्रदर्शन करना पड़ेगा और उसका मानसिक तथा नैतिक डेफिनेटली क्या होगा, विकास होगा। उसके बाद में हम देखेंगे उत्तरदायित्व का निर्धारण होगा। अभी जैसे कि अधिकार अंतरण द्वारा अधीनस्थों को कार्य पूर्ण करने के हेतु में आवश्यक अधिकार देने के पश्चात उन्हें कार्य पूर्ति हेतु जो भी कोई उत्तरदायी माना जाता है, परिणाम स्वरूप अधीनस्थ अपने कार्य हेतु हमेशा सतर्क एवं जागरूक रह के ही कार्य करेगा। उसके बाद में शीघ्र निर्णय। अधिकार अंतर्गत के अंतर्गत में जो भी कोई हम निर्णय लेंगे वो निर्णय कैसे लेंगे, हम शीघ्र लेंगे, क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं अगर हमने जल्दी से नहीं लिया तो उसका कोई वैल्यूज नहीं रहेगा और अगर हमने उसको बाद में लिया तो फायदेमंद नहीं रहेगा। इसलिए जब हमको जिस प्रकार से जो भी कोई समस्या आएगी उसका जो भी कुछ हमको निर्णय लेना है वो निर्णय शीघ्र निर्णय लेने के लिए हमको ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा और इसका महत्व रहेगा। प्रभावकारी निरीक्षण रहेगा डेफिनेटली। इफेक्टिव जिसको हम बोलेंगे कि जो भी हम देखेंगे वो कैसा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा बहुत ही, यानी कि प्रभावकारी निरीक्षण रहेगा। जो भी हम देखेंगे वो प्रभावपूर्ण से देखेंगे कि सही में जिस व्यक्ति को हम हमारे अधिकार को सौंप रहे हैं, है ना, वो व्यक्ति हमारे अधिकारों का योग्य प्रकार से, उचित प्रकार से उसका कार्य करेगा या नहीं करेगा, उसका यूज करेगा या नहीं करेगा। हाँ, इस प्रकार से 9th लाभ
हमने उसको देखा, ठीक है। तो इसमें हम बाधाएं देखेंगे कि अधिकार अंतर्गत के अंतर्गत में बाधाएं कौन सी है। तो कठोर निरीक्षण, हमने ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने आंख उठा लिया और देख लिया तो हो गया कि हमारे अधिकार, ये व्यक्ति को हमने अधिकार दे दिया, आंख देखे और वो व्यक्ति को हमने सिलेक्ट कर दिया और ऐसा बोल दिया कि हमारे ये जो अधिकार है ये व्यक्ति संभालेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा। इसमें बहुत हर चीज को हमको देखना पड़ेगा कि सही में वो व्यक्ति इस काम के लायक है या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकार देना है बोले तो हम उसको एक प्रकार का कार्य सौंप रहे हैं। अधिकार देना बोले तो एक कार्य को सौंपना है। तो जब हम उसको कार्य दे रहे हैं तो वो सही में वो कार्य करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए ये बाधा है कि वो बहुत कठोर निरीक्षण करके हमको उसको लेना पड़ेगा और ये बाधाएं है। निदर्शन योग्यता का अभाव रहेगा। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि अधिकार अंतरण के कारण जो भी कोई असफल रहेगा, क्योंकि प्रबंधकों को निर्देशन की योग्यता का अभाव पाया जाता है। ये वे अपने अधीनस्थों को जो आवश्यकता है अनुसार जो भी कोई आदेश या निर्देश नहीं दे पाते, इसलिए अधिकार अंतरण का कोई लाभ नहीं होगा। जवाबदेही का अभाव रहेगा। जैसे कि अनेक बार अधिकारी अपने अधीनस्थों को उनकी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा पाते। जवाबदेही का अभाव ये बेजवाबदारी की भावना से या विकास होने लगता है ना। जैसे कि हमने एक आदमी को काम सौंप दिया और वो बोलेगा कि हाँ देख लेंगे कर लेंगे, ऐसा है ना। तो उसमें उसका जो भी कुछ जवाब देने की जो भी कोई टेक्निक्स है वो हम उसको गेस नहीं कर पाते कि वो सही में कार्य करेगा या नहीं करेगा। अधिकारी का अपहरण। अभी कभी कभी अधिकारी अधिकारों का अंतरण करने के बाद पुनः अधिकार छीन लेते हैं। जैसे कि हमने एक आदमी को अथॉरिटी दे दिया, अधिकार दे दिया, लेकिन उसके बाद में हमने उसके अधिकार को निकाल दिया तो वो अपहरण हो जाएगा, उसको बहुत बेकार लगेगा, तो अधिकारियों का अपहरण हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बाधा है। अधिकार का केंद्रीकरण की तरफ प्रवृत्ति हो जाएगी। अभी केंद्रीकरण की तरफ प्रवृत्ति क्यों हो जाएगी? क्योंकि केंद्रीकरण करते वक्त हमको सबसे महत्वपूर्ण बात ये दिखने में आती है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है, छोटी छोटी जो उद्योग जो है, उसमें केंद्रीकरण रहेगा। एक ही व्यक्ति सारी की सारी चीजों को संभालने की कोशिश करेगा, वही निर्णय लेगा, वही डिसीजन लेगा, वही सोचेगा, है ना, वही कोऑर्डिनेट करेगा, वही समन्वय को स्थापित करेगा, वही संभाषण करेगा, वही नीति को ठहराएगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें अपने अधिकार को केंद्रीकृत करते हैं और यही सबसे बाधा पूर्वक रहेगा। अगर एक आदि व्यक्तियों को बहुत सारे अधिकार अगर प्राप्त हो गए तो वो 7वें आसमान में जाएगा और यह है उपक्रम के लिए सबसे हानिकारक रहेगा। अधीनस्थों का भय। अभी अधीनस्थों का भय ये कैसा रहेगा? क्योंकि कुछ अधिकारियों का भय होता है, क्योंकि अधिकारों का अंतरण करने के अधीनस्थ शक्तिशाली हो जाएंगे। डेफिनेटली उसको अधिकार आ गए यानी वो शक्तिशाली हो गया, तो हमारा महत्व उसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो हमारा महत्व कम हो जाएगा इसका मतलब हम उसको डरेंगे, हमें भय लगेगा, इसका मतलब हमें डर लगेगा, इसका मतलब उसके अथॉरिटीज बहुत ज्यादा पैगामी की ओर में होगी। तो डेफिनेटली अधीनस्थों का भय निश्चित रूप से होगा इस अधिकारों का, और ये सबसे बड़ी बाधा रहेगी। वो काम सही मायने से नहीं करेगा। अधीनस्थों का विश्वास का अभाव। बाद में हमने ये देखा कि कुछ अधिकारियों को अधीनस्थ के विश्वास का जो भी कोई अभाव हो जाता है, उसके कारण अधिकारी अंतर्गत में हिचकाचते हुए काम करेंगे और इसमें इसका विश्वास जो रहेगा वो विश्वास क्या हो जाएगा? चले जाएगा। समस्या का उद्भव। एखादी कोई व्यक्तियों ने कुछ कार्य बताने के लिए अगर समन्वय स्थापित किया तो वो उसको उठाएगा नहीं, उसको बोलेगा नहीं, उसको बात नहीं करेगा, यानी कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। उसको हरदम में ये भय रहेगा कि ये इसका कोऑर्डिनेशन या इसका फोन या ये हमको जब वो समन्वय कर रहा है या कोऑर्डिनेट कर रहा है तो वो हमारे अपने कार्य के लिए कर रहा है, हमारे कार्य के लिए नहीं। तो ये अधिकारी अंतर्गत में कोऑर्डिनेशन बहुत कम हो जाएगा, समन्वय बहुत कम हो जाएगा। सभी कार्यों का श्रेय प्राप्ति की इच्छा। अभी हर व्यक्ति अधिकार के अंतर्गत में ये कार्य मैंने ही किया है या वो श्रेय लेने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा? उसको काम नहीं भी आता होगा तो भी वो श्रेय लेने की कोशिश करेगा, वो उच्च अपने आप को बताने की कोशिश करेगा, जिसको हम बोलेंगे कि हर वक्त में उसकी यही इच्छा रहेगी कि सब लोगों ने मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। और ये अधिकार अंतर्गत में सबसे बड़ी बाधाएं है। उसको कुछ नहीं भी आता होगा तो भी उसकी इच्छा ये रहेगी कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ का सुप्रीम हूँ, और उसके वजह से सभी कार्यों के क्षेत्र में उसकी इच्छा पूर्ति रहेगी। और ये अधिकार अंतरण का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।
सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हानि है। प्रभाव एवं परंपराएं, अभी अनेक बार सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो भी कोई परंपराएं रहेंगी या प्रथाएं रहेंगी, तो वो परिस्थितियों के इत्यादि के कारण अंतरण करना उचित नहीं माना जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बाधाएं थी। उसके बाद में हमने ये देखा कि अंतरण करने वाले अधिकारी के कारण में क्या बाधाएं उत्पन्न होगी। अभी हम ये देखेंगे कि अधीनस्थों के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाएं कौन सी है। अभी हमने जो देखा वो अधिकारों के बारे में देखा, अधिकारी के बारे में देखा कि अगर अधिकारी को अगर अधिकार अंतरण दे दिया तो उससे हमको क्या बाधाएं होगी, उपक्रम में हमको, संस्था में हमको क्या बाधाएं होगी। हम अभी देखेंगे कि अधीनस्थों के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाएं कौन से रहेंगी। तो अधीनस्थों में योग्यता का अभाव रहेगा, डेफिनेटली उनमें अभाव होने की वजह से वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आत्मविश्वास का अभाव रहेगा, है ना, बराबर है ना। अधीनस्थों को अगर हमने काम सौंपा गया तो वो काम करने के लिए उचित है कि नहीं है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, है ना, बराबर है कि नहीं। यानी जो उनको आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास सबसे पहले हमको पैदा करना पड़ेगा और वो पैदा करने के बाद में हमको उसको काम सौंपना पड़ेगा। अगर हमने उसको ऐसे ही काम दे दिया तो इट इज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और वो काम करने में असमर्थता दिखाएगा, क्योंकि उसका जो विश्वास है वो उसको लेके नहीं जाएगा आगे में, है ना। क्योंकि उसको अगर वो आते नहीं रहेगा तो और बड़ी पंचायत हो जाएगी। तो ये इन सारी कारणों की वजह से उसमें हम ये देखेंगे अधीनस्थों में कि आत्मविश्वास का अभाव हमको दिखने में आएगा और ये सबसे बड़ा हर्डल रहेगा, ये सबसे बड़ी बाधाएं रहेगी। अपर्याप्त प्रेरणा, अभी हम क्या करते हैं कि हमारे अधिकार हम जब दूसरे को दे रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि वो कार्य उसको करना ही है, लेकिन प्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है ना, वो मोटिवेशन के कमी के कारण वो कार्य पूरी तरह से अच्छे से नहीं कर पाएगा और यह अपर्याप्त प्रेरणा ही अधीनस्थों का सबसे बड़ी बाधा है। उसके बाद में अपर्याप्त संप्रेषण व्यवस्था, जिसको कि अभी हमने देखा कि ये जो कोई कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है, संवेदन जो है, संप्रेषण जो है ना, जो संप्रेषण जो है उसकी व्यवस्था अपूरी है। अगर हमने किसी और को बोल दिया फोन के ऊपर में कि आपको ये कार्य करना है ना, वो क्या बोलेगा कि आपने जो बात बताई वो मुझे सुनाई नहीं आई, मैंने हाँ तो बोला सर लेकिन मुझे सुनाई नहीं आई। यानी कि हमारा ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स फेल होने की वजह से हम हमारा कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे और जब हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो अधिकार अंतरण की उसमें कोई फायदा नहीं रहेगा और ये बाधा है हमें अपर्याप्त संप्रेषण व्यवस्था के कारण अधीनस्थों को सबसे ज्यादा अफेक्टेबल रहेगी। अपमान का डर, अभी कभी कभी कैसा होता है अधीनस्थों के अंतर्गत में कि अगर हमने किसी को काम दे दिया तो उसको हमेशा ये डर रहता है, हमेशा उसको ये डर रहेगा कि अपना अपमान तो नहीं हो जाएगा। जो हमने काम किया है प्रेरणा के अतिरिक्त में वो अपना काम कर रहा है, आत्मनिर्भर होकर काम नहीं कर रहा है, आत्मविश्वास की कमी है और वो काम कर रहा है तो उसको हरदम में अपमान का डर रहेगा और ये अपमान का डर सबसे बड़ी बाधा है अधीनस्थों को अधिकार अंतरण में हमको दिखाई पड़ेगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति आज के इसमें काम करते वक्त अपमान सहन नहीं करता, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग हो, वो अपने अपमान को सहन नहीं करता और जब वो अपने अपमान को सहन नहीं करेगा तो वो काम करने के लिए उसमें बाधाएं उसको आते रहेगी। ओके देन, थैंक यू।